नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशार। बंगाल में दादागिरी नहीं बल्कि दीदीगिरी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि बंगाल में शासन का नहीं बल्कि शासक का राज है। एक कहावत याद आ रही है, जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि ये जो घटनाएं हो रही है, जो हिंसाएं हो रही है, जो रेप हो रहे हैं, वो बाहरी नेताओं के कारण हो रहे हैं। यानी कि जब चुनाव हुए थे तब काफी हिंसा हमने बंगाल चुनाव के दौरान देखी थी, लेकिन उस दौरान टीएमसी नेताओं का कहना था कि बीजेपी के कारण ये हिंसाएं बढ़ रही है। लेकिन अब क्या, जब रिपोर्ट खुद कह रही है कि बंगाल में शासन का नहीं बल्कि शासक का राज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ी टिप्पणी की है। एनएचआरसी पैनल ने बंगाल में हिंसा के मामलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। पैनल की ओर से 13 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी गई 50 पन्नों की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अपनी रिपोर्ट में मानव अधिकार आयोग के पैनल ने कहा कि चुनाव के बाद हत्या और रेप जैसी जघन्य घटनाएं हुई है। इनकी जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदार देने की सिफारिश भी पैनल ने हाईकोर्ट से की है। मानव अधिकार आयोग ने कहा कि चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई है। इन मामलों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। यानी कि अब मानव अधिकार आयोग ने भी खुद कह दिया है कि चुनाव के बाद घटनाएं और बंगाल में बढ़ी है। आपको बता दें, इनका ट्रायल भी बंगाल से बाहर चलाया जाना चाहिए, ये भी मानव अधिकार ने कहा है। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार की तीखी आलोचना भी की गई है और आरोप लगाया गया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। ये कोई पार्टी नहीं बल्कि मानव अधिकार आयोग कह रहा है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से हिंसक घटनाएं पूरे राज्य में हुई थी, उससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पीड़ितों को लेकर चिंतित नहीं थी। पैनल ने कहा कि राज्य में जिस तरह से हिंसा हुई है, उससे ऐसा लगता है कि यह संगठित अपराध था। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में संगठित अपराध हुआ था। यह ऐसे लोगों के खिलाफ हुए हैं जिन्होंने दूसरी प्रमुख पार्टी का समर्थन किया था। यह भी मानव अधिकार आयोग ने कहा है। जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 50 पन्नों की, उसमें यह कहा गया है कि जो हिंसा की घटनाएं हुई है वो उन लोगों के साथ हुई है जिन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दिया था। यहाँ पैनल का दूसरी प्रमुख पार्टी से अर्थ बीजेपी से था। यानी कि जिसने भी बीजेपी को समर्थन दिया है, जिसने भी बीजेपी का सपोर्ट किया है, उनके साथ ये घटनाएं हुई है। ये भी मानव अधिकार की रिपोर्ट ने कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के बाद जिस दौरान हिंसा हो रही थी, उस वक्त राज्य सरकार के कुछ लोग और संगठन मुख्य दर्शक बने बैठे रहे। अब सवाल यही है कि आखिर अब दीदी ये मानेगी कि हाँ, चुनाव के बाद बंगाल में हिंसाएं बढ़ी है, क्योंकि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, जिस वक्त मतदान हो रहे थे, उस वक्त भी हिंसा की खबरें लगातार बंगाल से सामने आई है। लेकिन तब दीदी ने यह आरोप लगाया कि बाहरी नेताओं के कारण, बाहरी पार्टियों के कारण ये हिंसा हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर दीदी का निशाना था बीजेपी पर। लेकिन अब क्या, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ी है और हिंसा की घटनाएं भी उन्हीं के साथ हुई है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को समर्थन दिया। अब आखिर सवाल यही है कि आखिर कब तक चलेगा ये दीदी राज? क्यों शासन की बजाय शासक का कानून बंगाल में चल रहा है? आखिर कब तक ये अपराध होते रहेंगे, कब तक घटनाएं होती रहेगी? अब तो दीदी जीत गई, लेकिन फिर भी लगाम घटनाओं पर नहीं है। होना चाहिए कानून पर लगाम। एक कानून जो है वही अपराधों को रोक सकता है, लेकिन शासन की जगह एक शासक का राज वहां चल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अब कब ये घटनाएं रुकेगी, ये अपराध रुकेगा और ये हिंसाएं रुकेगी? तो आपको बता दें, उच्च न्यायालय में दायर कई जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हिंसा हुई है। चलिए इसी विषय पर आज बहस करेंगे कि आखिर क्यों बंगाल में चुनाव के बाद भी ये घटनाएं जारी है, ये हिंसाएं जारी है। और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। पहले हमारे साथ टीएमसी से पक्ष रखेंगे फरीद खान जी और बीजेपी से पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी फरीद जी की ओर में। फरीद जी, एक कहावत मुझे याद आ रही है फिलहाल, जब चुनाव चल रहे थे तब भी हमने बहस की थी इसी मुद्दे पर, हिंसा की पर, घटनाओं पर, जो अपराध हो रहे थे उस पर।
तब आपका कहना था कि बाहरी नेताओं के कारण, बाहरी पार्टियों के कारण ये घटनाएं हो रही है, लेकिन अब क्या, जब दीदी का राज हो गया, लेकिन अब रिपोर्ट ने खुलासे किए हैं कि शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। आपके साथ ही साथ आपकी ताल में ताल मिलाकर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार भी तुम्हारी है, मीडिया भी तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब रही बात कि लोग या कहीं का भी लोग, जो भी लोग अपॉइंट किए हुए हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए हुए, तो सारे के सारे लोग तो इनके अपॉइंट किए हुए लोग ही हैं। तो जो ये जो रिपोर्ट सामने आई है 50 पन्नों की रिपोर्ट, आपकी और हमारी बात ही पहले होती आई है, हम लोग करते रहे। तो ये जो भाजपा के नेता जो इतने दिनों से जो बातें कर रहे थे, वो सारी की सारी बातें ह्यूमन रिपोर्ट से लिखी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भाजपा कार्यालय में बैठ कर ही रिपोर्ट तैयार की गई है और सिर्फ जो कमेटी के लोग आए थे उन्होंने साइन करके दे दिया। अब क्यों ना करें, क्योंकि अपॉइंट तो उन्हीं के पास होते हैं। अगर जब उन्होंने ये चीज आके देखी तो 2 मई तक तो ये जो भी पूरी सरकार गवर्नर साहब ही चला रहे थे, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर रोज हर शाम आईजी डीआईजी चेंज किए जा रहे थे, सारे के सारे लोग इन्हीं ने अपॉइंट किए थे। तो अगर दोष देना था तो उन आईजी डीआईजी को और जो इलेक्शन कमीशन को और जो हमारे राज्यपाल जी जो शासन चला रहे थे उनको देना चाहिए था। लेकिन पूरा का पूरा जो ठीकरों से फोड़ दिया जा रहा है वो ममता बनर्जी में फोड़ दिया जा रहा है। तो ये तो पूरी तरह से सिद्ध हो जा रहा है कि पूरी बनी बनाई रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। अगर ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में मांगी थी, हाईकोर्ट में जाके जमा करना था, तो ये लीक कैसे हो गया? सीधी सी बात है कि किस तरह से ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, तो ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए चाहते। अगर मैं समझ लूँ ये पूरी निष्पक्ष है तो ये रिपोर्ट लीक कैसे हो? माननीय न्यायालय जो भी बोलेगा हम उसको मानेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट लीक कैसे हो, मैं आपसे पूछना चाहूँ। लेकिन फरीद जी, चलिए मैं मान रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन इस बात को तो आप मानिए ना कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसे रोकने में नाकाम रही दीदी। देखिए मैंने तो कहा सरकार में ममता बनर्जी ने 5 मई को शपथ ली, इसी वजह से ममता बनर्जी ने बहुत जल्दी में, हालांकि 2 दिन उनका ये था कि हम 1 हफ्ते बाद शपथ लेंगे, मगर इसी वजह से बहुत जल्द उनको शपथ लेनी पड़ी। और जिस दिन से उन्होंने अपने हाथ में डोर संभाली है, आपने देखा कि हमने हर चीज को कंट्रोल किया है। लेकिन उससे पहले हमको कैसे आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन, तो ये रिपोर्ट फिर झूठी है फरीद जी? रिपोर्ट झूठी है कि सच्ची? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो भाजपा कार्यालय में बनाई गई रिपोर्ट लगती है मुझे, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के नेता लोग छोटे चीजें कह रहे थे वो सारी की सारी चीजें यहाँ लिखी होगी। आज हमारे कर्मी भी मारे गए हैं, हमारे कर्मियों के घर लूटे गए हैं, हमारे कर्मी भी मारे हैं उस दरमियान। तो चलिए दो बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ फरीद जी। या तो आप ये कहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो गलत है, या फिर यह रिपोर्ट बीजेपी ने खुद लिखी है। नहीं, मैं इसके जो तरीका है काम करने का उस पर सवाल उठा रहा हूँ कि जब हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट मांगी थी, ये रिपोर्ट जाके हाईकोर्ट में जमा होनी थी, ये अभी हाईकोर्ट के पास कहीं भी नहीं है, कोर्ट बैठा भी नहीं है, ये रिपोर्ट लीक कैसे हो? यानी कि इसके पीछे बहुत से लोग एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं कि किस तरह से बंगाल को बदनाम किया जाए, किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया जाए। और इस पर तो जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में गई है, हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है वो आने चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। मगर उससे पहले इसका लीक हो जाना अपने आप में एक सवाल का निशान। जी चलिए नवीन मिश्रा जी की ओर रुख कर रही हूँ। नवीन मिश्रा जी, इनका क्या कहना है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको भी अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए और आप बैठ के झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ। बागेशा जी, आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और राष्ट्रपति शासन इस राज्य को बचाने के लिए मात्र एक विकल्प है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 10 साल मुख्यमंत्री, 25 साल सांसद रहने के बाद मुख्यमंत्री के इशारे पर ऑपोजिशन के महिलाओं की हत्या की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है और मुख्यमंत्री, उनका डीजीपी, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी एक मूक दर्शक के रूप में राज्य में एक मतलब नौटंकी राज जो इनकी चल रही है वो देखते रहे। जंगल राज्य के अंदर में 9.5 करोड़ जनता अपनी जीवन यापन करना मुश्किल सा हो गया है। बागेशा जी, मैं बता दूं, इस राज्य के अंदर अभी तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 200 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। तृणमूल वर्सेस तृणमूल की लड़ाई में कम से कम 50 कार्यकर्ताओं की तृणमूल वालों ने हत्या कर दी है।
आखिर ये हत्या करने वाले कौन लोग हैं? आखिर मुख्यमंत्री कौन से षड्यंत्र से राज्य की राजनीति करना चाहती है? वोट की राजनीति से राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता है। आगे खास वर्ग को बढ़ावा दे करके सांप्रदायिकता के राजनीति करके तुष्टिकरण पर राज्य के इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट भाजपा ही रिपोर्ट बना रहे हैं नवीन जी। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट लीक कैसे हुई फिर? ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में शुरू किया इस राज्य में, इस राज्य के गौरव को समाप्त करने के प्रयास की जा रही है। मैं फरीद खान साहब को सुन रहा था। फरीद खान साहब एक अच्छे प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन जिस ढंग से इनकी पार्टी के लाइन पर गलत रास्ते पर चल के प्रवक्ता के रूप में लोग बैठ के टीवी चैनल पर जनता को गुमराह करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए पार्टी आएगी जाएगी, पार्टी बढ़ेगी टूटेगी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन सरकार यही रहेगी, लोग यही रहेंगे, राज्य की व्यवस्था यही रहेगी। जैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झूठ की राजनीति पश्चिम बंगाल में करने का शुरू किया है। आपको बता दूं बागीसा जी में सबसे पहले फरीद भाई को मैं सुन रहा था, फरीद खान साहब को ये बोल रहे हैं जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लोग पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के नॉलेज में है, एसपी के नॉलेज में है, इनके एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में है, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी उसके साथ डीजीपी जानते हैं और उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती है। उनके बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडे द्वारा हमला किए जाते हैं और शासन प्रशासन चुप रहता है। और जब राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग के लोगों ने जब रिपोर्ट बना करके कोर्ट को सौंपा है तब इसके बारे में वो तो बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो झूठी है, भाजपा ही मिलकर ममता दीदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की वो भ्रष्टाचारी कोष से पैदा हुए पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इतिहास ही खराब है। जब माई भ्रष्टाचारी हो तो इनकी संतान कैसी भ्रष्टाचारी हो सकती है आप सोच सकते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट को नहीं मानना है, भारत के संविधान को नहीं मानना है, भारत के लोकतंत्र को नहीं मानना है, सीबीआई को नहीं मानना है, हाई कोर्ट के जज के द्वारा मुख्यमंत्री को एक हारी हुई एमएलए राज्य की मुख्यमंत्री बनती है और उस मुख्यमंत्री के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बुद्धिजीवी न्यायाधीश ने 5 लाख रुपए का उनके ऊपर तो आप साबित कीजिए कि रिपोर्ट सही है। ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं फिर कि रिपोर्ट गलत है? और अगर रिपोर्ट सही है तो फिर लीक कैसे हुई? हाई कोर्ट के जज गलत है, गवर्नर गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, भारत का संविधान गलत है। इनके नजर में केवल रोहिंग्या ठीक है, बांग्लादेश ठीक है, पाकिस्तान ठीक है। संवैधानिक तत्व को तोड़ने के लिए जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो ठीक है। तो शुभेंदु अधिकारी फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? नवीन जी शुभेंदु अधिकारी फिर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? उन्हें भी विश्वास नहीं था या तो फिर हाई कोर्ट पर? बागीसा जी ये तो इनको करना चाहिए था, इनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर में लॉकडाउन चलिए उनसे भी जवाब लूंगी, पर आप मुझे बताइए शुभेंदु अधिकारी फिर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? उन्हें विश्वास नहीं हाई कोर्ट पर? अरे हमको पूरी विश्वास हाई कोर्ट पे है कि हाई कोर्ट में इनको विश्वास। हाई कोर्ट अगर बागीसा जी हाई कोर्ट अगर सही जजमेंट देगा तो ममता बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के लोग नंगा नाच इस राज्य में करेंगे कि हाई कोर्ट ने गलती से उसे दे दिया है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के शरण में हमने कहा है कि न्यायपालिका में हमको विश्वास है, न्यायपालिका जो जजमेंट करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है, इसका जवाब ले लेते हैं, मानने को तैयार है जी। फरीद जी जवाब तो बनता ही है। इतने आरोप नवीन जी ने आप पर लगाए हैं कि भ्रष्टाचारी मां तो भ्रष्टाचारी सरकार तो होना ही है। देखिए वो हमारे मित्र नवीन जी हैं, उनकी भाषा का थोड़ा इसी तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। शिष्टाचार के नाम पे किस महिला के बारे में किस तरह से बोलना चाहिए उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। खैर ये उनकी अपनी मर्जी है, शायद उनकी पार्टी का यही सिस्टम है। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि माओ बहनों से किस तरह से खिताब करना चाहिए, किस तरह की बात करनी चाहिए। सर अभी जो कह रहे थे सबसे पहले तो नवीन जी ने ये कहा कि टीएमसी वर्सेस टीएमसी के गुंडों में, तो देखिए नवीन जी जो खुद बता रहे हैं कि अगर ये लड़ाई हुई तो आपसी किसी पार्टी की हुई तो भाजपा के लोग कहाँ आ गए। मैं तो शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि बंगाल में इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं अपने साथ जोड़ देते हैं कि ये हमारे लोगों के साथ किया गया। और जहाँ लोकतंत्र की बात ये करते हैं तो इन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि बंगाल में लोकतंत्र मर गया है, बाकी उत्तर प्रदेश में जिंदा है, मध्य प्रदेश में जिंदा है, और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहां पर लोकतंत्र जिंदा है। इन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है कि योगी सरकार ने जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा है, चुन चुन कर उनके घर उजाड़े हैं, चुन चुन कर उनके जवान बच्चों को गोलियां मारी हैं, चुन चुन कर उनके घरों में माओ और बहनों से बलात्कार। फरीद जी ये रिपोर्ट जो कह रही है वो तो कह रही है कि चुनाव के बाद और हिंसाएं बढ़ी है। एकदम नहीं बढ़ी है। मैं वैक्शन से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग पुरानी जो घड़ी है उसी को खाली बजाते चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बंगाल एक बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है और बंगाल में बहुत शांति है। ये लोग सिर्फ अपने आप में अपने जो
वर्करों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो इनके पास किस तरह से रुके। वो इनकी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, सिर्फ ये अपने वर्करों को सांत्वना देने के लिए कि देखो मैं कल यहाँ पर राष्ट्रपति शासन फरीद जी, आपको ये लग रहा है कि आपकी जो सरकार है उसको भंग करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? पूरी तरह से इन लोग रोजाना कुछ ना कुछ नए हथकंडे अपना रहे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कब तक कहाँ तक क्या करना चाहते हैं। ये लेकिन लोग एक फरीद बार जी करके तो देखें, जी। इन्हें समझ में आ जाएगा कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। बंगाल की जनता ने इन्हें नकार दिया है, ये लोग आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम आई है, नेशनल माइनॉरिटी की टीम आई है, महिला कमीशन की टीम आई है, अभी और भी बहुत सी टीमें आएंगी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फरीद जी, रिपोर्ट तो गलत नहीं कह रही ना, आप वो भी तो मानिए कि रिपोर्ट हाँ हिंसा हुई है, घटना हुई है। तो जो दीदी इतने दावे कर रही थी उस समय कि बाहरी नेताओं के कारण हिंसाएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, तो फिर अब क्यों नहीं मान रही है कि उनके राज्य में हिंसा घटनाएं हो रही है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। बाहर के लोगों को इन्होंने घुसा के लाके यहाँ पर रेप करवाए हैं, यहाँ पर मर्डर कराए हैं, अभी भी करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। वो सारा इल्जाम हमारी बंगाल प्रशासन पे लगाना चाहिए। अभी भी करवा रहे हैं बाहर के लोग, अभी भी भारी नेता अभी भी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। पूरी तरह से बादशाह जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में पूरी तरह से शांति है, पूरी तरह से शांति है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं। आज देखिए, तो ये रिपोर्ट ऐसा क्यों कह रही है फरीद जी? बस मुझे यही जानना है। अब रिपोर्ट को मैं तो गलत, मानव अधिकार आयोग को मैं तो गलत नहीं ठहरा सकती। मानव अधिकार कमीशन के जो चेयरमैन थे, लेकिन मैं किसी पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप उनका इतिहास देख लीजिए, सारे के सारे लोग अपॉइंट कहाँ से किए गए। आज तो यहाँ सीबीआई इनके पिछड़े में है, इलेक्शन कमीशन इनके पिछड़े में है, तो मानव अधिकार के लोग नहीं है। जस्टिस अरविंद गुप्ता को अभी शुरू में ही कुछ दिन पहले ही नियोग किया गया है। किन लोग, आप खुद इनसे पूछिए, सारे के सारे इनके लोगों को बैठाया हुआ है। ये जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं उस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। मैं तो बार बार को कहता हूँ कि ये रिपोर्ट भाजपा कार्यालय में बैठकर तैयार की गई और जो बस साइन उन लोगों का है। दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, आप देखते रहिए। चलिए वरना नवीन ये जी, रिपोर्ट लीक कैसे हो? आप खुद सोचिए, ये रिपोर्ट लीक कैसे होती है? ये रिपोर्ट तो हाई कोर्ट में गई हुई है, हाई कोर्ट का जज ये फाइल खोलेगा, मगर उससे पहले ही खोल के रखिए। नवीन जी जवाब तो देना बनता ही है। अभी भी फरीद जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार की गई है और अभी भी जो हिंसाएं हो रही है वो बाहरी नेताओं के कारण ही हो रही है। जो रेप हो रहे हैं वो बाहरी लोगों के कारण ही हो रहे हैं। जो हिंसाएं हो रही है वो भी बाहरी, यानी कि सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना है। नवीन जी, उन जो तमाम ऐसे कारनामे करने वाले लोग, इनका नाम फरीद भाई नहीं बोल पाएंगे। फरीद खान साहब की मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो वाइस प्रेसिडेंट, आप बताइए मुझे वो भाजपा के मेंबर नहीं है। अब फरीद खान साहब, मैं आपको पता है कि राष्ट्रीय मानव आयोग हमला किया गया है। हिंदुस्तान के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स में से हमारे माइनॉरिटी के ही है। माइनॉरिटी के बहुत ही एजुकेटेड बुद्धिजीवी थे जिनको हमला किया रतनपुर में तृणमूल कांग्रेस के गुंडा वाहिनियों के द्वारा, और उनकी प्रशासन उन गुंडा वाहिनियों को छोड़ की जा रही थी। सवाल ये नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो आते हैं उनके ऊपर भी हमले, एक षड्यंत्र का तहत किया जाता है और ये खुश करने की बड़ी राजनीति है पश्चिम बंगाल में। नवीन जी आगे खोजिए। बंगाल में आप शांति से रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। आप बताइए, इलेक्शन के बाद कौन सा हमला आप पर हुआ? कितने हमले आप पर हुए? 2 तारीख के बाद में पूरे पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद में पूरी पश्चिम बंगाल में कभी बड़ी संख्या में भारतीय जनता नवीन जी एक सवाल आपसे भी करना चाह रही हूँ। आप में भी तो हिम्मत नहीं है कि आप इनकी सरकार को भंग कर सके। कांग्रेस ने 1952 में भाजपा की सरकार को भंग किया था राष्ट्रपति शासन के तहत, तो अगर आप में हिम्मत है तो आप भंग करवा दीजिए। पाकिस्तान जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक फरीद जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को भंग करने की तैयारी में है बीजेपी, इसीलिए ये हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक बर्दाश्त करेगी जब तक पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र अपने स्थिति में है। लोकतंत्र पे हमला अगर हुआ, जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के सरकार और तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री के इशारे पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को या पूरे पश्चिम बंगाल में तोड़ मचोड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे राष्ट्रपति शासन की ओर पश्चिम बंगाल जा रही है। जिस ढंग से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनता महसूस कर रहे हैं
भयभीत है। पश्चिम बंगाल लोकतंत्र खतरे में है। हिंदू मुसलमान के अंदर एक मतभेद पैदा किए गए हैं। सामाजिक समरसता टूटती जा रही है, एकता और अखंडता टूट रही है। और पश्चिम बंगाल 1990 में कश्मीर में स्थिति में उससे बदतर स्थिति में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल उसे 1990 के कश्मीर से फरीद जी, बोलना तो बनता है, आपकी सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा नवीन जी कह रहे हैं। नवीन जी, मैंने बताया ना वकीशा जी आपको कि इन लोगों का जो सरकार को गिराने की जरूरत है, अपने आप गिर जाएगी। जिस ढंग से ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 2 महीनों से जिस ढंग से जंगल राज चल रहा है, इनकी सरकार अपने आप गिर जाएगी। इनके सांसद एमएलए अपने आप छोड़ छोड़ के दूसरे पार्टी में भागेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जिस ढंग से इस पार्टी के अंदर में ABC टीम चल रही है और अपने सांसद और मंत्रियों को ये लोग आपस में अपमानित कर रहे हैं, ये सब लोग तृणमूल छोड़ के भागेंगे। वो समय बहुत दूर नहीं है, ये जल्दी ही दिखने वाला है। फरीद जी कहिए। पार्टी ऑफिस सुनने वाला इन्हें कोई नहीं मिलेगा। फरीद जी, नवीन जी आपसे भी कमेंट चाह रही हूँ मैं। फरीद जी कह रहे हैं, कहिए फरीद जी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें ममता बनर्जी का एहसान मानना चाहिए कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम इनके किसी भी आदमी को देंगे नहीं। अगर ममता बनर्जी ने जिस दिन कह दिया कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ, तो इनकी पार्टी का ऑफिस का दफ्तर का ताला खोलने वाला कोई एक इंसान बचेगा नहीं इनकी पार्टी में। इनको तो ममता बनर्जी का पाँव धोखा देना चाहिए, एहसान करके रखना समय का इंतजार करिए। ये गुमान भी टूटेगा। तृणमूल के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल का कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे जो स्थिति आप लोगों ने आपस में पैदा किया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए और गवर्नर साहब को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों के इतनी अमर्यादित कार्य के बाद में संविधान के कुटाराघात और लोकतंत्र तोड़ने के बाद भी भारत सरकार चुपचाप बैठी है कि लोकतांत्रिक आपकी पश्चिम बंगाल में सरकार है, इसको आराम से भारत सरकार देख रही है। लेकिन नवीन जी ये जो कह रहे हैं, फरीद जी कह रहे हैं कि मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका पास्ट का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उनकी फाइल उठा के देख लीजिए कि किन्होंने उन्हें हायर किया है, तो उन पर भी सवाल उठा रहे हैं फरीद जी। का इतिहास देख लीजिए उठा करके। नारदा शारदा के जेल में लुप्त रहने वाले लोगों को इन लोगों ने एमएलए बनाया हुआ है। अब तो कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है, कुछ विदेशी ताकतों को भी इन्होंने अपने इस राज्य में आधार कार्ड गलत बना। लेकिन नवीन जी आपकी बौखलाहट से तो मुझे यही लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन तो बाद में लगेगा, सरकार तो बाद में भंग होगी। नवीन जी आपकी बौखलाहट से तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सरकार तो बाद में भंग होगी, लेकिन बीजेपी जरूर चाहती है कि दीदी हट जाए वहां से। दीदी अब मैं आपको बता दूं बगीचा जी, भवानीपुर विधानसभा के मुख्यमंत्री एमएलए थी। एक 5 सितारा होटल में छापा पड़ता है, 37 लोग अरेस्ट किया जाता है, उनके बारों को बंद कर दिया जाता है। अब सोचिए लॉकडाउन का पीरियड है और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में, पुलिस संरक्षण में एक 5 स्टार होटल के अंदर में लोग लॉकडाउन को न मानते हुए कोरोना काल में गांजा, मुफीम, चरस और क्या दारुओं की पार्टी कर रहे हैं। ये टीवी का हिंदुस्तान में हेडलाइन बना हुआ है। कल कलकत्ता के सबसे सुरक्षित तो आपको लगता है कि दीदी जाएगी बंगाल से? आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लागू होगा, सरकार भंग होगी? आपको लगता है नवीन जी? बगीचा जी, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और बंगाल बचाने के लिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति से वार्ता करके, गवर्नर से वार्ता करके, तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट लेकर के पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करने के लिए और दूसरे कश्मीर नहीं बनने देने के लिए नवीन जी बिल्कुल राष्ट्रपति शासन प्रभावी देखने वाली बात होगी, करना चाहिए। वो तो देखने वाली बात होगी। फरीद जी आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे बचाएगी फिर दीदी अपने आप को, कैसे बचाएगी अपनी सरकार? और पूरा विश्वास है हमें, हमारी जनता पर पूरा विश्वास है। और नवीन जी जो कह रहे हैं इन लोगों का यही हिडन एजेंडा है। ये कहते हैं कि हमको गवर्नर जी का धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मान रहे हैं कि गवर्नर इनके अपने ही है, बीजेपी के ही है। ये हम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन हम पर ये एहसान नहीं कर रहे हैं। हम पर जनता ने एहसान किया, हम जनता को जवाबदेही है, हम भाजपा को जवाबदेही नहीं। और ये लोग जिस तरह से सारे हथकंडे अपना रहे हैं और इनके दिमाग में, इनके मन में जो गंदी सोच है किया गया है, ये कौन लोग हैं बढ़िया से समझ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के राजनीति में धर्मनिरपेक्ष लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आपको कम से कम सच्चाई बोलनी चाहिए, जनता आपको देख रही है। चलिए वो तो देखने वाली बात होगी कि जब ये बीजेपी बार बार कह रही है फरीद जी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, सरकार भंग हो, लेकिन सवाल यही है कि दीदी आखिर कैसे बचाएगी? क्या जनता साथ देती है दीदी का? जिस तरह से फरीद जी विश्वास जता रहे हैं, पूरा ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बंगाल में दीदी गिरी चल रही है, दीदी राज चल रहा है, ये हम नहीं,
ये कह रही है मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट। उनका कहना है कि चुनाव के बाद भी हिंसा की घटनाएं जो है वो बढ़ी है, शासन का नहीं बल्कि शासक का राज चल रहा है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।